आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अरब और इजराइल के बीच का ये जो पेरिनियल डिस्प्यूट है, इसके पीछे ब्रिटेन का क्या हाथ है और क्या जो अरब और फिलिस्तीन इजराइल के संग लगातार लॉगरहेड है, इसके पीछे केवल एक टेरिटोरियल संघर्ष है या इसकी कोई जड़ें थियोलॉजी तक भी गई हुई हैं। इन दो विषयों पे आज हम बात करेंगे। नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय फिर इजराइल ही होगा। इजराइल की जो लड़ाई की जड़ें कहां से निकली हैं, अरब और इजराइल के बीच के झगड़े की जड़ क्या है, इन पर हम बात करेंगे। मुझसे किसी ने पूछा कि मैं अगर अरब इजराइल की बात पर बात कर रही हूं तो इस समय जो हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई हो रही है, मैं उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोलती। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूं। इसकी दो वजहें हैं। पहली सबसे बड़ी जो वजह ये है कि जब ऐसी कोई घटना घट रही होती है और खास तौर पे जब ये 5th जनरेशन वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात होती है, तो चीजें इतनी तेजी से सामने आती हैं। हर मिनट एक नया स्टेटमेंट आ रहा है, हर मिनट एक नया आदमी कुछ और बोल रहा है कि अंत तक एट द एंड ऑफ द डे जब आप लेके बैठते हैं, दिन भर की बातें सोचते हैं, तो उसमें पता ही नहीं चलता है कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ है। अनटिल अनलेस कि आप एक ऐसा एटीट्यूड अपनाएं कि मुझे किसी एक का समर्थन करना है और किसी एक का विरोध करना है, तो आप पिक एंड चूज उसमें से कर सकते हैं। जो कि मैं करना नहीं चाहती, वो तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। आपके सबके हाथ में ट्विटर है, आपके सबके हाथ में सारे टीवी चैनल हैं फोन पर, वो आप लोग खुद कर सकते हैं। मैं ऐसा करके भ्रम बढ़ाना नहीं चाहती। जैसे उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, एक घटना घटी और एक अचानक से खबर आई कि इजराइल की एक मिसाइल जाकर फिलिस्तीन में एक बच्चों के अस्पताल में गिरी, जहां 500 मरीजों की डेथ हो गई। और बड़ा ही दर्दनाक खबर थी। हर कोई हाय तौबा करने लगा, लोग इजराइल को बोलने लगे भला बुरा, कुछ लोग कहने लगे होता है ये जेनोसाइडल, और कुछ लोग बैकफुट पे आ गए। एक अजब माहौल हो गया। और 12 घंटे बीतने के पहले पहले पता चला, अल जजीरा ने एक अपलोड किया वीडियो जो ये दिखाता है कि अस्पताल के पीछे से वो मिसाइल उठी और आकर अस्पताल में गिरी। अस्पताल के पीछे से उठी कैसे? क्योंकि जो हमास के आतंकवादी हैं, उन्होंने उस अस्पताल के पीछे अपना जखीरा और एक अपना वो पॉइंट बना रखा है जहां से वो अपने ऑपरेशंस देखते हैं। अब आप पूछिए अस्पताल के पीछे क्यों? अस्पतालों में, अस्पतालों के नीचे सुरंग में, अस्पताल के बिल्कुल सटा के, ये हमास के आतंकवादियों की एक रणनीति है कि वहां पे अगर वो अपना कुछ करते हैं तो जल्दी से कोई वहां पर हमला करेगा नहीं, क्योंकि साथ में अस्पताल या स्कूल या रिफ्यूजी कैंप्स होते हैं। इस एक इंटरनेशनल छवि खराब होती है, प्लस इंटरनेशनल युद्ध के नियमों के खिलाफ भी है। अभी लोगों ने कहा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इजराइल ने नहीं किया, ये तो हमास ने खुद ही कर लिया था। तब तक अल जजीरा ने वीडियो हटा दिया। और वो वीडियो हटा दिया, क्यों हटा दिया? लगाया ही नहीं था, हमने तो देखा नहीं था लगा हुआ। वो वीडियो गलत था। एक चर्चा ने एक इधर मोड़ ले लिया। अभी वो उधर मुड़ी थी, तब तक पेंटागन ने कुछ सैटेलाइट इमेज, या कहना चाहिए सैटेलाइट फुटेज जारी किया, जिसमें वही बात दिखाई दे रही थी कि वो रॉकेट पीछे से उठा और वहां आ गया। जी, पेंटागन तो झूठ बोलता है। लेकिन फिर भी एक डिस्कोर्स की दिशा मुड़ गई। लोग फौरन कहने लगे कि बताओ, कोई हमास को कुछ नहीं कह रहा, एक तरफा बातें की जा रही हैं। उस बीच में इजराइल ने एक ऑडियो क्लिप जारी करी जिसमें हमास के नेता आपस में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, हमारी गलती से ही ऐसा हो गया। अब भाई, सोशल मीडिया पे डिस्टॉर्टेड आधे मिनट की वो क्लिप थी। उसके चलने के बाद पूरी दुनिया फॉरेंसिक एक्सपर्ट हो गई। जो वो वीडियो ऑडियो सुन रहा है वो बता रहा है नहीं, ये ऑडियो फेक है। दूसरा कह रहा है नहीं, ये वजह है जिससे ये ऑडियो सच है। अब इस तरह का ये जो कांस्टेंट इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, इसको बात करके आप आज की तारीख में उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अब निष्कर्ष निकालने का वो मेरा पुराना वही तरीका है कि हम इतिहास को देखें, पुरानी चीजों को देखें, उससे पैटर्न पकड़ें और उससे हम ये समझने की कोशिश करें कि ऐसी स्थितियों में होता क्या है। एक बात हुई, इसलिए मैं हमेशा पिछली बातें करने की कोशिश करती हूं। आज भी जो मैं बात करूंगी तो मैं इसी पे बात करूंगी कि अरब इजराइल या फिलिस्तीन इजराइल, ये जो झगड़ा है ये कैसे शुरू हुआ, इसकी जड़ में क्या है, इसी पे हम आज भी बात करेंगे। अच्छा, दूसरा एक और चीज है। बहुत से लोग मुझसे ये बात करते हैं, कहते हैं क्या ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। देखिए, कोई दो देश लड़ रहे हैं, पीछे से 4 देश उनके साथ हैं। 2 देश लड़ते हैं तो ज्यादातर दुनिया किसी न किसी के साइड हो जाती है, और जो बड़ी ताकतें हैं वो अपना अपना पक्ष चुन लेती हैं, या उन्होंने पक्ष चुना हुआ था, पीछे से मदद करती हैं।
पर इसको हम वर्ल्ड वॉर होना नहीं कहते। 71 की लड़ाई हुई थी, रूस और इजराइल भारत के पीछे खड़े हुए थे और अमेरिका अपना बेड़ा पाकिस्तान के लिए भेज रहा था। दोनों महाशक्तियां इन्वॉल्व थी, तो क्या आप इसको वर्ल्ड वॉर का नाम देंगे? अभी जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, साफ दिख रहा है, एक तरफ रूस खड़ा है, एक तरफ उसके पीछे पूरा यूरोप है और अमेरिका है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर हो गया? अभी तो शायद नहीं हुआ है। उसी तरीके से इस लड़ाई में भी है। इजराइल के पीछे यूरोप है, उनके पीछे चाइना है, रूस है या कतर है, जो भी है। ये देश क्या अपनी अपनी चीजें छोड़कर सामने आके एक दूसरे से लड़ेंगे? देखिए, जहां तक रूस और अमेरिका की बात है, दशकों से ऐसा हो रहा है, जैसे आपने अपने इस गली में देखा होगा, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। उधर एक सबसे तगड़ा कुत्ता एक कोने में रहता है, एक दूसरा दूसरे कोने में रहता है। एक दूसरे को देखते भागते हैं, गुर्राते हैं, पर एक दूसरे पे हमला नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जान चुके हैं कि इससे मैं लड़ तो लूंगा, पर मेरी भी इसमें भलाई नहीं है। उसी तरह का कुछ कुछ है। रूस और अमेरिका दोनों जानते हैं, दोनों के पास एटॉमिक पावर है, लेकिन एक मिसाइल, एक कोई भी वॉरहेड उड़ने का मतलब है कि दोनों के जो सैन्य ठिकाने हैं पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कितनी जगहों से दूसरी पार्टी आपके ऊपर अटैक कर देगी, दोनों को पता है। इसलिए दोनों आमने सामने आके लड़ेंगे, बहुत मुश्किल है। आप बोले कतर है या इजिप्ट है। अब इजिप्ट तो अपने यहाँ की डेमोक्रेसी और अपनी अपनी आर्थिक हालत उससे जूझ रहा है, वो एक लड़ाई में आमने सामने आएगा, इसमें मुझे बहुत डाउट है। उसी तरीके से चीन का है। चीन जो है बहुत चाहता है कि अमेरिका की खिलाफत करे या उसके जितने उसके ग्रुप के कंट्रीज हैं उनकी खिलाफत करे, पर क्या वो सामने आके नेटो कंट्रीज से लड़ेगा? वो नहीं लड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जो ये छोटे छोटे देश हैं, जिनके छोटे छोटे बजट हैं, उनकी वजह से चाइना का बिजनेस और इकोनॉमी नहीं चलती है। जो नाटो कंट्रीज हैं, जो G7 कंट्रीज हैं, अमेरिका, यूरोप, ये लोग जो हैं, उसके जो जितनी चीजें वो बनाता है, व्यापार का 80% हिस्सा तो उन्हीं लोगों के साथ उसका होता है। पाकिस्तान उससे क्या खरीद लेगा? फिलिस्तीन उससे क्या ले लेगा? वो फिलिस्तीन की लड़ाई में पड़ के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ले, इसकी संभावना भी बहुत कम है। कतर भी पीछे से ही चिल्लाएगा। इसमें सामने आएगा कौन? सबसे पहले सामने आएगा हिजबुल्लाह, जो आ चुका है, और हिजबुल्लाह की वजह से जो हिजबुल्लाह को पनाह दे रहे हैं उनको दिक्कत आएगी। आप यहां तक देखिए कि मुस्लिम उम्मा की बात होती है, सब कुछ बात होती है, लेकिन इजिप्ट ने इतनी ऊंची दीवार लगा दी, नीचे जमीन में कंक्रीट डाल दी कि सुरंग खोद के आ ना पाओ, ऊपर से आ ना पाओ। और उसने ये बात कह दी है, जो रिफ्यूजी वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं गाजा पट्टी से, फिलिस्तीनी। क्यों उसने ऐसा किया? उसने ऐसा इसलिए किया कि पहले लड़ाई में वो धोखा खा चुका है, उसने लोगों को यहाँ ले लिया था, बल्कि लेबनान ने भी लिया था, इन्होंने भी लिया था। और उसके बाद इन रिफ्यूजीज ने वहां इतना गदर काटा, उनके यहाँ तख्ता पलट तक की कोशिश कर ली। अंत में तंग आके इजिप्ट को पाकिस्तान से जियाउल हक, उस समय सेना अफसर थे, उनको बुलाना पड़ा, और रातों रात उसने करीब 25,000 फिलिस्तीनी मरवाए, तब जाके उसके यहाँ शांति हुई। देखिए, उम्मा एक चीज है, उन फिलिस्तीनी से सहानुभूति होना एक चीज है, पर आग मुझे मार, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने को कोई भी राजी नहीं होता। तो मुझे इसलिए वर्ल्ड वॉर की संभावना बहुत कम लगती है। दूसरी एक बात पे बहुत चर्चा होती है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है। मुझे लगता है इसका सोल्यूशन भी कोई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम कितनी भी बात करें, ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हमास हो या फिलिस्तीन हो, दोनों के जो मैनिफेस्टो कहलाते हैं, मैनिफेस्टो से कुछ अलग चीज है, जो मतलब इनका जो चार्टर है, उस चार्टर में साफ लिखा है कि यहूदियों को ही खत्म कर देना है, इजराइल को खत्म कर देना है। अब वो खत्म किए बिना नहीं मानेंगे और वो खत्म होना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका होगा क्या? जो एक टू नेशन थ्योरी की बात करता है भारत हमेशा, टू नेशन सॉल्यूशन। वो टू नेशन क्या है कि दोनों अपना अपना हिस्सा जो उनको यूएन ने दिया था उसको लेके आराम से अगल बगल रहें। अब टू नेशन का जो है सॉल्यूशन, उसको इजराइल तो मानता है, पर फिलिस्तीन नहीं मानता। यहाँ पे भी एक बड़ी रोचक चीज है कि जब भारत कहता है हम टू नेशन सॉल्यूशन का समर्थन करते हैं, तो लोग बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं देखिए भारत फिलिस्तीन के संग खड़ा है। भारत फिलिस्तीन के संग नहीं खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन तो खुद ही नहीं मानता है ना टू नेशन सॉल्यूशन। वो तो इजराइल के संग खड़ा होता है उस समय भी, लेकिन समझने वालों की समझ का फेर है। दूसरी बात क्या है कि करीब जब 1948 में जब पहला हमला अरब लीग के 5 देशों ने मिलकर किया था इजराइल पे, तो उनको लेके, ब्रिटेन को लेके सबको मालूम था कि इजराइल इस युद्ध में सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने जो वहां पे बहुत सारा इलाका था जो
फिलिस्तीनियंस के पास था, उन्होंने कहा कि तुम लोग उसको खाली करके हट जाओ यहाँ, और हम लोग यूँ चुटकियों में खाली कराएंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे, सब यहूदी मार देंगे, पूरी जमीन हमारी, तुम लोग लौट आना। बात इन लोगों को समझ आ गई, जो वहां रह रहे थे अरब, वो निकल निकल के दूसरी जगह चले गए। आज की तारीख में करीबन 7.5 लाख ऐसे रिफ्यूजीज हैं जो दूसरे दूसरे देशों में फैले हुए हैं। लेकिन उस 48 के युद्ध का नतीजा क्या हुआ था? उस 48 के युद्ध में जितनी जगह कब्जा कर ली इसराइल ने, मतलब जो उसको इतना बड़ा इसराइल मिला था, इतना बड़ा हो गया, जो उसने जहां तक उसकी फौजें बढ़ गई उसने उसको छोड़ने से इनकार कर दिया। अब अगर हम इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम इतने छोटे हैं कि हम तो चारों ओर से, इधर से तुम पत्थर मारो हमको इधर लग जाएगा, उधर से मारो उधर लग जाएगा, तो हमको थोड़ा सा बढ़ना है, और तुम हमारे नजदीक रहते हो तो हमको मारते हो, हमको बफर क्रिएट करना है। और फिर एक बड़ी विचित्र सी बात यह हुई कि जब वो लड़ाई खत्म हुई तो वेस्ट बैंक में सीरिया ने कब्जा कर लिया, और गाजा पट्टी में उस समय कब्जा कर लिया था इजिप्ट ने। तो वो जो शरणार्थी हैं वो भी कहाँ के कहाँ रहेंगे, वो मतलब कुछ कुल मिला की चीजें इतनी कॉम्प्लिकेट हो चुकी है कि इनका सहज में कोई सोल्यूशन होता नहीं दिख रहा है। ओस्लो अकॉर्ड फेल हो गया, बहुत सी चीजें ऐसी फेल हो गई। अब देखिए आगे हो सकता है कि, जो मैं हमेशा एक चीज कहती हूं कि जो फैसले लेने वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, अगर कभी उनमें से किसी को सद्बुद्धि आती है, शायद कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि कुछ बहुत बड़े अरबी देशों के साथ इसराइल के संबंध बहुत अच्छे होते दिखाई दे रहे थे इस झंझट के पीछे, उसमें भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो चीज़ें कोई डिरेल होंगी। जो G20 के बाद भारत ने, अरब कंट्रीज ने, इसराइल ने और अमेरिका ने मिलकर कॉरिडोर की बात की थी, वो भी डिरेल होगी नहीं। क्योंकि वो जो इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं वो ये समझ रहे हैं, अमेरिका समेत, कि ये सारा हंगामा जो हमास से स्पॉन्सर करके कराया गया है वो इसलिए कराया गया है कि वो सारी योजनाएं डिरेल हो जाएं। जो बात दुनिया समझ रही है वो इतने बड़े बड़े देश जहाँ पे उनके इतने जर्नलिस्ट होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो लोग होते हैं, क्या वो नहीं समझ पा रहे होंगे? वो भी समझ पा रहे होंगे। तो इसमें होना यही है कि चीज़ें थोड़ा डिरेल हो जाएंगी, पर दुनिया यूं ही चलेगी। और अगर आप पूछें कि मेरी क्या रीडिंग है, तो मेरे हिसाब से दिसंबर अंत तक ये इसी तरह चलता रहेगा। इस बीच में हमारे यहाँ स्टेट इलेक्शंस 5 स्टेट में शुरू हो जाएंगे, हमारा मीडिया इलेक्शंस में लग जाएगा, हमको लगने लगेगा बैक ऑफ द माइंड में चला गया, हाँ कुछ हो रहा था इसराइल में, हमारे लिए वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। आज जो लोग बहुत चिंता कर रहे हैं तब वो लोग इलेक्शन की चिंता करने लगेंगे। ये तो एक चीज हुई। अब हम आते हैं जो मूल मेरा वीडियो का विषय था आज के, उस पर वापस आते हैं। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो अरब और इजराइल की, या फिलिस्तीन और इजराइल की ये पेरिनियल फाइट है, इसके पीछे ब्रिटेन का कोई हाथ है? तो इसको देखने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम चलते हैं 19वीं शताब्दी के अंत में। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और जान चुके हैं, 19वीं शताब्दी के अंत में जो जियोनिज्म का उदय हुआ, और इन लोगों ने मिलकर, यहूदियों ने तय किया कि हम हर जगह से मार खाते हैं, फुटबॉल की तरह यहाँ से वहाँ घूमते हैं। अमेरिका के अंदर भी जो इजरायली पहले से बसे थे, अच्छे काम कर रहे थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, वो तो थे, लेकिन रिफ्यूजियों को अमेरिका अपने यहाँ आने नहीं देता था। यूरोप में वो रोज मार खा रहे थे, अरब में उनका कोई वली वारिस नहीं था, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी प्रॉमिस लैंड में वापस जाएं। अभी प्रॉमिस लैंड क्या थी? प्रॉमिस लैंड, जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में ये कहा गया है कि ईश्वर ने इनके एक अपने पैगंबर को ये बात कही कि जहां आज का इजराइल है, उस क्षेत्र का उसमें दूसरा नाम हुआ करता था, वहां आप जाओ, वो जगह आपके लिए है और आप ही के लिए बनाई गई है। तो इन लोगों ने, ज्यूरिस्ट जो थे, उन्होंने सोचा कि हम उस प्रॉमिस लैंड में वापस जाएंगे और वहीं रहेंगे। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूश थे, जिसमें कुछ रब्बी थे और भी कुछ लोग थे, जो आज तक भी कह रहे हैं कि इजराइल को वहां पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए। हम लोग को लगता है कि वो बड़ा, मतलब वो कैसे यहूदी हैं, बड़े राष्ट्रद्रोही यहूदी हैं, पर वो राष्ट्रद्रोही नहीं है। वो अपने थियोलॉजी के एक हिस्से से परिचालित होते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि एक डिवाइन कर्स है यहूदियों में, जिसके चलते वो ऐसे मारे जाते रहेंगे, भागते जा रहेंगे, और जब वो उस कर्स को पूरा भोग लेंगे तब मसीहा आएगा और उनको वहां पर ठीक से पुनर्स्थापित करेगा। और उस समय जो ज्यूनिस्ट इसकी कोशिश कर रहे थे, उनको ऑर्थोडॉक्स ज्यूश थे, मसीहा नहीं मानते थे, इसलिए उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जो भी था, जो ज्यूनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि हम रिलीजन को और स्टेट को अलग अलग रखते हैं। आप जो रबी हैं, आपका काम है आप करिए, हमको हमारा काम करने दीजिए। उस समय यहाँ स्थिति क्या थी मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट में स्थिति ये थी कि ऑटोमैन थोड़े कमजोर हो गए थे, यानी तुर्की के जो खलीफा थे, लेकिन पैलेस्टीन समेत बहुत जगह पर उनका हाथ था, अभी भी उनका अधिकार था। अरब अपनी जगह पर जमे थे। ये वही समय है
जब ब्रिटेन गोरा अंग्रेज बहादुर ये सोच कहता था कि हमारे देश का सूरज तो कभी अस्त ही नहीं होता, ये वही समय था जब सारे गोरे यूरोप के इंक्लूडिंग अंग्रेज, पुर्तगीज, फ्रेंच, स्पेनिश सब मिलकर ये सोचते थे कि ये दुनिया ईश्वर ने हमारे भोग के लिए बनाई है। हम गोरे ही हैं जो ये हक रखते हैं इनके सबके ऊपर राज करने का और इन सबको भोगने का, इनके संसाधनों को भोगने का हमारा ये परम अधिकार और परम कर्तव्य है। ऐसा उनका ख्याल था और ऐसा वो करते चले जा रहे थे। अमेरिका में उन्होंने जो वहाँ की जो इंडिजिनस आबादी थी उसे ख़त्म कर दिया। एशिया उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा ले लिया था, दक्षिण अफ्रीका ले लिया था। अब जो जगह बची मिडिल ईस्ट और बचा उत्तर अमेरिका, यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होल्ड था मुस्लिम्स का और वो वहाँ पर पहुँचना चाहते थे। आपको पहले भी पिछले वीडियो में मैंने बताया कि क्रूसेड के दौरान ये कई बार फिलिस्तीन तक आए थे और फिर एक बार वो जम जाते थे, फिर मुस्लिम्स इनको वहाँ से मार भगाते थे। वो भी चीज़ें इनके दिमाग में थी। तो इन्होंने बैठ के सोचा कि अब इस चीज़ को हमें कैसे कॉन्कर करना है। उनके लिए बड़ी बाधा ऑटोमन थे, वो खलीफा मजबूत थे, वो बड़ी बाधा थे। अरब उनको लगता था कि न तो कूटनीति में इतने अच्छे हैं, न युद्ध में, इनको तो हम समझा ही लेंगे। जो इवेंचुअली बहुत दशकों तक उन्होंने समझा के, एक लगभग पूरी शताब्दी समझा कर रखा ही है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। उन्होंने जाकर अरबों से बात करी। अब उनकी अरबों की जो बात हुई, एक दस्तावेज मिलता है जिसको कहते हैं हुसैन मैकमोहन डॉक्यूमेंट। ये हुसैन मैकमोहन डॉक्यूमेंट आपको नेट पर भी मिल जाएगा और जगह भी मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से तो इन्होंने अरबों से ये बातचीत करी और उनसे कहा कि देखिए आप हमारे साथ मिलिए और यहाँ से हम बल्कि यूँ कहा कि हम आपके साथ मिलके यहाँ से इनको खदेड़ देना चाहते हैं खलीफाओं को और इस सबको हम आज़ाद करा देना चाहते हैं। अरबों को ये बात बहुत पसंद आई और अरब जो थे वो यूरोपियन की सहायता से उनको खदेड़ने में लग गए। काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता पा भी ली और ओटोमन को उन्होंने एक तरीके से पीछे कर दिया। अब अरब तो ये समझ रहे थे कि ब्रिटेन हमारा एलाय है, पर यहाँ हमारा जो अंग्रेज बहादुर था यूरोप में फ्रांस के साथ बैठ के इस पूरे रीजन का बंदरबाट करने की योजना में लगा हुआ था। अब उस बंदरबाट में इन्होंने क्या सोचा कि भाई ऐसा है कि इराक, हाइफा, स्वेज नहर, ये सारा इलाका डायरेक्ट ब्रिटेन अपने अधीन कर लेगा और सीरिया और उसका आसपास का कुछ इलाका जो है ये ले लेंगे, फ्रेंच ले लेंगे, और जो जेरूसलम है या पैलेस्टीन है उसको एक इंटरनेशनल जगह बना दिया जाएगा, क्योंकि तीनों जितने अब्राहिमिक रिलीजन है तीनों का उद्गम और उनकी पवित्र जगह वहीं पर हैं। मतलब आपको जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर भी है जहाँ पर ईसा मसीह पैदा हुए, वो भी है जहाँ इनका पुराना मंदिर था यहूदियों का और जहाँ से उनका धर्म शुरू हुआ, और वहीं पर वो जगह भी है जहाँ से कहते हैं कि मोहम्मद साहब एक सेलेशियल सवारी पे बैठ के ऊपर तक गए और वहाँ से उनको जो ज्ञान मिला और जो भी मिला उसके बाद वो नीचे आए। उन सब डिटेल्स में अभी जाने की हमको ज़रूरत नहीं क्या हुआ और क्या मिला, बट उन तीनों के वहाँ पर जो पवित्र स्थल हैं वो हैं। तो उसको एक इंटरनेशनल जगह बनाने की सोच ली गई। यहाँ तो अरब लड़ रहे थे, जगहें खाली हो रही थी और उन्होंने पैलेस्टीन में जाकर अंग्रेज बैठ गए, ब्रिटिश जो थे पैलेस्टाइन में जाके बैठ गए वहाँ, और वो उन्होंने उसको एक तरीके से अपना कॉलोनी कर लिया। अरबों के संग उन्होंने क्या किया, क्या बातें हुई, वो एक अलग विषय है। इधर क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंग्लैंड इंच इंच आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन जो कोलैटरल डैमेज उसको हो रहा था, जो उसको कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी, वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा थी। मतलब जितनी सफलता मिल रही थी उसके हिसाब से जान और माल की हानि बहुत ज़्यादा थी। और अब तक अमेरिका इस लड़ाई को बाहर बैठ के देख रहा था, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर ये अमेरिका हमारे साथ मिल जाए आकर तो फिर बात ही क्या है। अब अमेरिका को कैसे मनाया जाए इस पे सोच रहे थे। तभी उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहूदी वहाँ पर बड़ी अच्छी जगहों में हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, कुछ अफसर्स भी हैं, क्यों ना हम लोग यहूदियों को अपने पाले में कर लें, उनको किसी तरीके से समझा बुझा के अपने लिए एक तरीके से वहाँ पर अपना वकील बना लें उनको, और उनके माध्यम से हम अमेरिका को इन्फ्लुएंस करके अपने साइड करें। बहुत से जो इतिहासकार हैं वो ये भी कहते हैं कि जो इस समय ब्रिटिशर्स की ये सोच थी वो उतनी ठीक नहीं थी, क्योंकि जो ज्यूश थे वो उतनी बड़ी तोप भी नहीं थे जितना ये समझ रहे थे। लेकिन ये अब यहूदियों को मनाया कैसे जाए, तो उन्होंने जियोनिस्ट के संग मीटिंग करी। और आपने सुना होगा ना, भारत में एक बड़ा नामी ठग हुआ था नटवरलाल, उसने लाल किला 2 अलग अलग लोगों को बेच दिया था। मतलब एक तो लाल किला उसका था नहीं, उसने ए और बी दोनों को एक साथ वो बेच भी दिया था। तो ये हमारे इंटरनेशनल नटवरलाल थे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने भी कुछ कुछ वैसा ही काम किया। एक तरफ तो पैलेस्टाइन वो अरबों को पहले ही बेच चुके थे कि हम आज़ाद करा देंगे,
उन्होंने बिठा के जियोनिस्ट जो थे उनसे कहा कि भाई तुम हमारी मदद करो और हम वहाँ तुमको अपना एक होमलैंड टाइप का, एग्जैक्ट वर्ड होमलैंड नहीं है, वहाँ पर वो बनाने देंगे। लेकिन स्टेट की बात उन्होंने नहीं करी थी, जिससे बाद में बहुत बहुत कन्फ्यूजन्स हुए थे। अब वो उनकी सहायता में लग गए। खैर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब उन्होंने कहा अब हमारा काम करो। उन्होंने एक काम जरूर किया, 1917 में एक बेलफोर डिक्लेरेशन किया, जिसमें ये उन्होंने वादा किया कि हम यहूदियों को उनकी जगह पे वहां पे इजराइल में उनको बसने में उनकी सहायता करेंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद रात गई बात गई, कई दशकों तक वो जो था, करीब करीब 40-30 साल तक वो जो डिक्लेरेशन था ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। समय आगे बढ़ता गया और यहूदियों के लिए, जो ज्यूइश थे उनके लिए जो डिस्कंटेंट जो था यूरोप में बढ़ता गया और लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा नापसंद कर रहे थे। तभी जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और उनको ऐसा लगा कि यहूदियों का यहाँ रहना बड़ी शर्म की बात है, बड़े ही हमारे लिए अपमान की बात है। तो उन्होंने एक, इसको वो कहते थे ज्यूइश क्वेश्चन कहा जाता, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो शुरुआत में तो ये लोग क्या सोचते थे कि इनको सबको हम यूरोप से भगा देंगे। कहाँ भगा देंगे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। कहा यह जाता है कि जो ग्रैंड मुफ्ती थे, ग्रैंड मुफ्ती वहाँ आए। अब ग्रैंड मुफ्ती किस कंट्री से थे मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद वो इराक से थे। तो ग्रैंड मुफ्ती ने आके हिटलर को समझाया कि ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इनको कहीं भेजो भाजो मत, इनको तो ख़त्म कर दो, एनिहिलेट कर दो। ये बात हिटलर को और उनके सहयोगियों को पसंद आ गई और हॉलोकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ। हॉलोकास्ट का सिलसिला शुरू हुआ, जैसा आप जानते हैं 5-6 लाख से ज़्यादा जो थे ज्यूइश थे उठाकर उनको जिंदा जला दिया गया। जो बच गए वो इधर उधर दूसरे देशों में गए, वहाँ बड़ी बुरी हालतों में उनको शहरों के बाहर कैंप्स में रखा गया। किस तरीके से वो भी अपने दिन काट रहे थे। इस बीच में क्या हुआ, मित्र देशों की सेनाएं विजयी हुई और नाजी जर्मनी का पतन हुआ। नाजी जर्मनी का पतन हुआ, हॉलोकास्ट बंद हो गई। लेकिन उन जो ज्यूइश थे कैंप्स में थे और जो हॉलोकास्ट से बच गए उनको जाके भी कैंप्स में शहरों के बाहर रख दिया गया। उस पर कोई भी ये नहीं सोच रहा था इनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा। यहाँ तक कि जो यूएस का एक ऑफिसर जो यहाँ पूरे हालात का जायजा लेने आया था युद्ध के बाद, क्योंकि जब लड़ाई खत्म हुई और अमेरिका की सहायता से ये लोग जीते तो नेचुरली अमेरिका भी अपनी गोटियां बिठा रहा था, उसके अफसर भी यहाँ थे। उसने यहाँ से जो रिपोर्ट बैक किया, उसमें समय शायद ट्रूमैन हुआ करते थे प्रेसिडेंट, उनको उसने ये कहा कि भाई हम लोग इस समय यहूदियों के संग नाजियों से बेहतर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनको आग में जला नहीं रहे, गैस चैम्बर में डाल नहीं रहे, मार नहीं रहे, बाकी हमारा व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं है। उधर आप मैंने पहले बताया इजराइल में उन्होंने जगहें खरीदनी शुरू कर दी थी, टाउनशिप टाइप की, गांव टाइप के बनाने शुरू कर दिए थे। और ये बात फैली पूरे यहूदियों में कि यहाँ से चलो इजराइल की ओर, और जहाज़ों में बैठ बैठ के इजराइल को जाने लगे। पर हमारे श्री नटवरलाल जो थे, हमारे जो ब्रिटिश थे, उनको समझ में आई नहीं ये बात। दूसरी ओर जो वहाँ पे फिलिस्तीन में रहने वाले अरब्स थे और जो आसपास के कंट्रीज थे, बावजूद इस बात के कि जिस जगह पे इजरायली आ रहे थे वो जगह उन्होंने पैसे दे के खरीदी थी, जहाँ वो रह रहे थे, वो खेत, वो मकान, वो मोहल्ले जो एक समय वो छोड़कर गए थे, दोबारा उन्होंने पैसे दे के खरीदे थे। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं चाह रहे थे कि अचानक इनकी जनसंख्या इतनी यहाँ बढ़े और फिर ये बढ़ के यहाँ कुछ शक्तिशाली हो जाए और इनको एनिहिलेट करने में हमको दोबारा दिक्कत आए। ब्रिटिशर्स से कहा, ब्रिटिशर्स तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक बात है, और उन्होंने हाइफा बंदरगाह पे अपने आदमी खड़े कर दिए, अपनी फौज खड़ी कर दी। और जब वहाँ जहाज वहाँ से आता था यूरोप से, उसमें भर के कुपोषित, अधमरे से, दुखी, ट्रॉमा से गुजरे हुए बच्चे, बूढ़े, जवान सब जब आते थे तो वो उनको अगर उतरने की कोशिश करें तो वहाँ उनको मारा जाता था। मारा जाता मतलब पिटाई नहीं होती थी, दे यूज्ड टू किल देम, और उनको वापस वहां से भेज दिया जाता था। कहां पर भेज दिया जाता था? उनको साइप्रस भेज दिया जाता था। साइप्रस में एक ऑपरेशन इग्लू चल रहा था, उसके अंतर्गत, जैसे इग्लू आप लोगों ने देखा होगा, उसका फोटो कभी शायद आप में से कोई गए भी होंगे कहीं, कि वो जो एक गोल गोल घर बना दिया जाता है जहां बर्फ होती है बहुत, उसके अंदर उनको ठूस दिया जाता है लोगों को। तो उस तरीके से उन्होंने कैंप बना के साइप्रस में वहां लोगों को ठूसना शुरू कर दिया। लेकिन इजरायली किसी न किसी रास्ते आते रहे और जो इजरायली वहां पहुंच गए थे वो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के इस एटीट्यूड से थोड़ा फ्रस्ट्रेट होने लगे और उनके बीच में कुछ कुछ मिलिशिया ग्रुप्स बनने लगे। अब आप ये सोचो कि जिस दलदली और सूखी भूमि में, कुछ दलदल था, कुछ रेगिस्तान था, जहां वहां जाकर बसे, बहुत पिछड़ी जगह थी, खाली हाथ किस तरह जान बचाते हुए जो पहुंचे, उनके पास हथियार कहां से आए? उधर जो फिलिस्तीन उनसे, अरब उनसे लड़ रहे थे,
उनको हथियार कौन दे रहा था? तो जैसा आज की स्थिति है कि कुछ न कुछ बड़ी ताकतें हमेशा, जहां कहीं भी एक आतंकवाद की घटना होती है, उसके पीछे कोई एक बड़ी ताकत खड़ी होती है उसको फैसिलिटेट करने के लिए। तो उस समय भी यही हो रहा था और इनके बीच में झड़पें होती रहती थी। अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर्स जो थे, उसको कभी निपटाते थे, कभी इधर मारा कभी उधर मारा। बहुत ज़्यादा शांति करने का उनका भी कोई ज़्यादा मन नहीं था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा था कि अब बहुत ज़्यादा दिन हम यहाँ पर नहीं रुक पाएंगे। इस कहानी के बीच में क्या हुआ कि अंत में बहुत तंग आकर एक मिलिशिया ग्रुप ने, ज्यूश मिलिशिया ग्रुप ने, वहाँ एक होटल था जिसकी बिल्डिंग में इनका कामकाज चलता था, ब्रिटिशर्स का, मतलब इनके ऑफिसेस थे या जो कुछ भी था, मेन उनका सेक्रेटरिएट टाइप का था। उसको मिलिशिया ग्रुप ने, ज्यूश मिलिशिया ग्रुप ने बॉम्ब लगा के उड़ा दिया, बारूद लगा के। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, पूरी बिल्डिंग गिर गई। अब फिर मैं सोचती हूँ कि उनके पास इतना बारूद आ गया कि उन्होंने पूरी बिल्डिंग गिरा दी। उन्होंने घर पे तो नहीं बना लिया होगा ना कहीं से आया था। लेकिन इसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने बैग पैक करने की तैयारी शुरू कर दी। तब तक यूएन स्थापित हो चुका था और यूएन को ये पहला टास्क मिला कि इस क्राइसिस को निपटने का कोई उपाय करो। बहुत दिनों दिन उसमें वहां पर काफी दिनों दुनिया भर के देशों ने बैठ के बहुत विचार किया और अंत में ये तय किया गया कि फिलिस्तीन के 2 हिस्से कर दिए जाएं, जिसको कहते हैं 2 नेशन सोल्यूशन, जिसमें इजरायली और ये साइड बाय साइड और साथ साथ रहें। जो यहूदियों ने तो ये बात तुरंत मान ली, लेकिन उन्होंने, जो अरब्स थे फिलिस्तीनी, उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया, बोले हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन उनकी बात पे कोई खास ध्यान नहीं दिया गया और इसके बाद यूएन में सब कुछ तैयारी हो गई और उसके बाद लास्ट डे उसमें वोटिंग के लिए आया। अब आप सोचें, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जिस दिन वोटिंग होनी थी, इंग्लैंड वोटिंग करने को नहीं तैयार था, फ्रांस वोटिंग करने को नहीं तैयार था। कुछ जो यहूदी जो वहां पर जो थे, जो सब चीज को देख रहे थे, मैनेज कर रहे थे इजराइल की ओर से, वुड बी इजराइल की ओर से, उनको ऐसा लगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कुछ कि लास्ट में कुछ वोट्स कम पड़ जाएं। रात भर बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी हुई। बहुत जो कुछ छोटे कंट्रीज थे उनको बड़े कंट्रीज ने, अमेरिका जैसा ने ब्राइब भी किया कि आके हमारे पक्ष में वोटिंग करो। और जब वोटिंग हुई तो 33 वोट गए समर्थन में, 13 वोट गए विपक्ष में और 10 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन होना सोचा, एब्सटेन होना तय किया और वो नहीं आए वोटिंग के लिए। 2/3 की मेजोरिटी से ये प्रस्ताव पास हो गया कि हाँ जी, इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। लेकिन जैसा था कि वहां पर जो पैमाइश किया गया, अरबों ने कहा हम इसको नहीं मानते हैं और दोनों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। मतलब वो उनके गांव में हमला करते थे, उनके गांव में हमला करते थे, लेकिन एटलीस्ट इजरायली सेटल हो गए और बोले कि भाई अब हम अपना देश बनाने में और इस पर विचार करते हैं। बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि जब ब्रिटिशर्स वहां से हट रहे थे, उनको भी ये विश्वास नहीं था कि इतने होस्टाइल अरब्स के बीच में इजराइल सर्वाइव कर पाएगा। अगर मैं नोम चॉम्स्की के शब्दों में कहूँ तो उनको ऐसा था कि उन्होंने शायद कि वो जो एक फाइनल सोल्यूशन ज्यूश को वो नहीं दे पाए थे यूरोप में, उसको देकर ना वो अपने हाथ गंदे करना चाहते थे, ना वो अपने दरवाजे पे खून बहाना चाहते थे, और उन्होंने जाके वहां पर उनको छोड़ दिया था और उस पे सोने पे सुहागा ये किया था कि जाते जाते वो अपने हथियार जो थे वो अरब्स को दे गए थे, पैलेस्टीनियंस को। तो इससे ये लगता है कि शायद उनका इरादा यही था। ज्यादा क्या, इस पे आप खुद ही ज्यादा पढ़ेंगे, आपको भी पता चलेगा, आपको अपनी ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए। जाते जाते वो अपने हथियार भी पैलेस्टीनियंस को दे गए थे। इस घटना से, इस बात से ये लगता है कि शायद ब्रिटिशर्स का इरादा यही था कि ज्यूश सर्वाइव ना कर पाए, कि तब की बात थी। पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था, कुछ ही महीने हुए थे, ज्यूश खुश हो रहे थे। तब तक 1948 में ही, शायद साल के अंत की बात है, जिस समय अरब लीग के 5 देशों ने मिलकर एक साथ हमला कर दिया उन्होंने इजराइल पे। इजराइल ने ब्रिटेन से सहायता मांगी, हथियार मांगे, ब्रिटेन ने उसको मना कर दिया। आनंद फानन जो दुनिया के और देशों में जो बहुत पैसे वाले जो बैठे हुए थे ज्यूश, उन्होंने रूस से हथियार खरीदे और चेकोस्लोवाकिया के रास्ते यहाँ पहुंचाए, जिससे इन्होंने लड़ाई करी और कई महीनों लड़ाई चली। अंत में 5 के 5 देशों के बीच में से इजराइल जो था विजयी होकर निकला। ये तो वही है कहानी कि कहाँ तक इनका, इसमें ब्रिटेन का इस क्राइसिस में कितना हाथ है, इसको लेके एक पैलेस्टीनियन अमेरिकन हिस्टोरियन है एडवर्ड साइड, वो कहते हैं इट वाज मेड बाय अ यूरोपियन पावर अबाउट अ नॉन यूरोपियन टेरिटरी इन अ फ्लैट डिसरिगार्ड ऑफ बोथ प्रेजेंस ऑफ एंड विशेस ऑफ द नेटिव मेजॉरिटी इंडिविजुअल्स ऑफ टेरिटरी। मतलब उन्होंने एक ऐसा काम किया, एक ऐसी जगह का हिस्सा कर दिया, बांट दिया जिसपे उनका कोई अधिकार नहीं था, जहां पर उनकी कोई प्रेजेंस नहीं थी, और एक परमानेंट झगड़े को वहां पर शुरू करा दिया।
ज्यूइश का और मुस्लिम्स का जो संघर्ष का इतिहास है वो बड़ा पुराना और बड़ा खूनी इतिहास है। जब से इस सब की शुरुआत हुई है, जब से इस्लाम की शुरुआत हुई है, तब से ज्यूइश और जो इस्लामिस्ट हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष चलता चला आ रहा है। यद्यपि ये सब एक ही इस मूल से निकले हैं, एक इनके सबके जो पैगंबर है वो एक है, मतलब जो यहूदियों का पैगंबर है, ज्यूइश का जो पैगंबर है वो क्रिश्चियंस का भी और इस्लामिस्ट का भी है। लेकिन फिर भी कभी भी क्रिश्चियंस ने और मुस्लिम्स ने यहूदियों को पसंद नहीं किया। एक जो शब्द होता है एंटीसेमिटिज्म, जो आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे, मतलब कि इसका होता है कि यहूदियों से, ज्यूइश से, उनके किसी व्यवहार की वजह से, किसी वजह से नफरत करना। ये जो शब्द है 1879 में एक जर्मन थे, जो थिंकर थे, जर्मन पॉलिटिशियन थे, जो भी कह लीजिए, विल्हेम मार, उन्होंने ये शब्द बनाया था। और जैसा यहूदी कहते हैं, ज्यूइश जो कहते हैं, उनका ये कहना है कि ये शब्द और कुछ भी नहीं है, ज्यूइश के प्रति जो घृणा थी उसको एक साइंटिफिक सा, लेजिटिमेट सा, एक फैंसी सा नाम देने की एक प्रयास था, और ये कुछ भी नहीं था। इससे सिर्फ उनके बीच में घृणा रहती है। और उन्होंने उस घृणा का किस बुरी तरीके से चैनलाइजेशन किया ज्यूइश के खिलाफ, ये तो हम लोग पीछे बहुत उस पर बात कर चुके हैं और सारी दुनिया बात करती है। होलोकास्ट और इससे रिलेटेड चीज़ों पे जितना लिखा गया है, फिल्में बनाई गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई हैं, वो सब तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सबने देखी होती हैं। अब हम इस पे आज बात करते हैं कि आखिर इस्लाम का और जो ज्यूइश है, जो यहूदी धर्म है, जुडाइज्म है, उसका इस्लाम से क्या संबंध रहा है, कैसा संबंध रहा है। इस्लाम में एक बात निश्चित है कि जो वो नॉन बिलीवर्स होते हैं, नॉन बिलीवर के संग क्या करना है उनको एकदम निश्चित है। और उसमें जो नॉन बिलीवर्स होते हैं उनके लिए सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो कन्वर्ट हो जाए, और या तो वो मर जाए, और या फिर वो जीत ले। सह अस्तित्व का वहां पर साथ रहने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन चूंकि क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म उसी एक, कहना चाहिए कि उसी एक रास्ते के पिछले पड़ाव थे, इसी इनका ओरिजिन एक था, इसलिए उनको इतनी छूट दे दी गई कि ठीक है भाई, आप अपने धर्म का पालन करते रहें। और उनको धिम्मी नाम दिया गया। धिम्मी आप काफी सुनते होंगे, हिंदुस्तान में भी लोग बहुत बोलते हैं अलग अलग अर्थों में। लेकिन एक्चुअली धिम्मी का सही अर्थ क्या होता है कि वो धिम्मा शब्द से बना है। धिम्मा कहते हैं रिट ऑफ प्रोटेक्शन को, मतलब हम आपको आपका प्रोटेक्शन करने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्शन किससे? हमसे ही। ये एक बड़ी खास बात है कि इस्लाम खुद से प्रोटेक्शन करने की रिट के आधार पर उनको जो धिम्मा की जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर लाता है और उनको धिम्मी कहता है, और वो प्रोटेक्शन खुद से ही देता है। और जो धिम्मियों को प्रोटेक्शन देने की जो शर्तें हैं वो बड़ी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन बड़ी स्ट्रांग और बड़ी क्लियर कट हैं। क्या है? जैसे कि आपको जजिया देना पड़ेगा, आपको ज़कात देनी पड़ेगी, आपको घेटोज में रहना पड़ेगा, आप हथियार नहीं रख सकते हैं, आप किसी जहाँ रह रहे हैं, आप मुस्लिम मिसनिटी में जब मुस्लिम रूलर के अंडर रह रहे हैं वहाँ आपको किसी पद पर पहुँचने की अनुमति नहीं है, सेना में तो भर्ती होने का सवाल ही नहीं उठता। और मोरक्को जैसे कंट्रीज में उनको ये भी कहा गया था कि आप जूते नहीं पहन सकते, अगर आपको अपने पैरों को कवर करना है तो स्ट्रॉ के जूते बनाकर पहनिए। इस तरह की एक बड़ी लिस्ट थी जिसमें ज़्यादातर जो था वो ह्यूमिलिएशन था और उनको न पनपने दिया जाए, उनको उनके दड़बों में बंद रखा जाए, उसकी पूरी वो तैयारी थी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये जो थी सब शर्तें मान के कोई श्योरिटी मिल जाती है तो उनको जीने की, ऐसा भी नहीं होता था। अगर उस समय जो वहाँ राजा है या जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, यूं ही पब्लिक का मन कर गया तो वो कोई भी आरोप लगा के उनको खत्म भी कर देते थे। इसका कुछ रूप इस समय आप देख सकते हैं जैसे हमारे पड़ोसी देश में होता है। अगर आप कभी वहाँ के लोगों के इंटरव्यूज देखें तो वो जिस तरीके की बातें करते हैं, बहुत दफा वहाँ की जो मतलब कुछ तो पॉलिश्ड पब्लिक होती है वो बहुत सोच समझ के बोलती है, लेकिन जो अनपॉलिश्ड जनता जनार्दन है जो वो कहती है कि यहूद और हनूद हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन हैं और हमको उनको खत्म कर देना है, तो वो ये जो कह रहे होते हैं वो कोई बैठ के अपने मन से नहीं बोल रहे होते हैं, वो किसी न किसी वजह से उनको इंडोक्ट्रिन किया गया होता है, वो तब इस बात को बोल रहे होते हैं। तो हम वापस अपनी बात पे आते हैं कि जो उनके ऊपर शर्तें थोपी जाती थी उसके बाद भी ज्यूइश को
ऐसा कोई जीने का इंश्योर्ड हक नहीं था। और आप जब वो पढ़ेंगे, अभी मैं उनकी एक लिस्ट है कि वो कहाँ कहाँ से कब कब कैसे कैसे उनका प्रोसिक्यूशन हुआ, कैसे कैसे उनको एक्सोडस करना पड़ा। और उसमें खास बात क्या है पता है कि जो 100, 50, 200, 500 मरने की तो उन्होंने बात ही नहीं कही है। उन्होंने जो लिस्ट बनाई है जहां हजारों की संख्या में लोग मरे हैं या किसी समय उस एक इलाके में उनकी कम्युनिटी ही खत्म कर दी गई है, सिर्फ उन्होंने उसकी बात करी है। तो एक ऐसी लिस्ट मेरे सामने है जो कि मैंने इजराइल की कोई एक वेबसाइट है जो ज्यूइश के बारे में बताती है, उसमें से ली है। 1066 में स्पेन से भगाए गए, स्पेन में करीब 4-5 हजार के करीब थे जो ज्यूइश मार दिए गए थे। 1465 में, 1465 में मोरक्को में कुछ हजार ज्यूइश मारे गए। 18th सेंचुरी में मोरक्को में ही पूरा उनका जो वहां पे था कम्युनिटी ही खत्म कर दी गई थी। आप सोचिए, जब 18th सेंचुरी में कम्युनिटी खत्म की गई तो फिर 15th सेंचुरी में दोबारा कैसे मारे गए? तो होता क्या था कि जब ये एक जगह से मारे जाते थे, खत्म हो जाते थे, पड़ोसी जब ने उसकी ज्यादा पिटाई करनी शुरू कर दी तो जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे वापस उसी जगह पहुंच जाते थे। 12th सेंचुरी में नॉर्थ अफ्रीका में इनकी पूरी कम्युनिटी खत्म कर दी गई थी। 1785 में लीबिया में कुछ हजार, 5,000 के करीब ज्यूइश मारे गए। अल्जीरिया में 1805, 1805, 1815, 1830 अल्जीरिया में इनका मास मर्डर हुआ। 1940 में इराक, लीबिया, सीरिया, यमन, ये यहाँ पर एक साथ बहुत सारे ज्यूइश मारे गए। आज के समय में जो आप देख रहे हैं कि हमास के साथ लड़ाई के बाद बहुत सारे देशों में हर जगह एक साथ एंटी ज्यूइश लोग उठ के खड़े हो रहे हैं और वहां पर कह रहे हैं मार देंगे। आपने सुना होगा शायद जर्मनी में, तो वहां उन्होंने एक कॉलोनी में ज्यूइश के घरों के सामने डेविड का स्टार बना के उनको चिन्हित भी कर दिया था कि इनका क्या करना है। कुछ कुछ ऐसे ही हुआ था 1940 में, जब एक साथ कई देशों में इनको मारा गया था। और आप कल्पना करिए कि वो अपने बीवी बच्चे, सामान असबाब, रोजी रोटी का तो ठिकाना नहीं किया। एक देश से मारे जाते, दूसरे देश जाते, दूसरे देश से मारे जाते, तीसरे देश जाते थे। लेकिन क्या होता है कि जब कोई रास्ता नहीं रह जाता, जब पीछे हटने की कोई जगह नहीं रह जाती, तब कोई इंसान हो या कोई कम्युनिटी हो, कोई रेस हो, कोई कंट्री हो, उनको ये समझ में आता है कि अब हमारे पास खोने को तो कुछ है नहीं, केवल जान बची है, तो क्यों ना हम एक बार इसी को दांव पे लगा के आजमा ले कि क्या हम अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसी तरह के काम ज्यूइश ने किया कि जब उन्होंने 19th सेंचुरी के एंड में अपने होमलैंड वापस जाने की ठानी थी। ये कहा नहीं जा सकता कि निर्णय उन्होंने बहुत अच्छा किया या बहुत खराब किया। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, जब हम इसको आगे जाकर देखेंगे कि वहां से वो बचे या वहां जाकर या इजराइल में जाकर वो फंसे। आज की चर्चा सिर्फ यहीं तक। अगली बार हम लोग किसी एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, फिर चर्चा होगी। नमस्कार।